सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिज़िक्स के बारे में। इसके पहले हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग ने थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली थी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जिसे आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग उसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के लेवल से स्टार्ट करेंगे और 12th लेवल तक ले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। देन आफ्टर वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ फॉर्म क्या होता है वो हम लोग डिराइव करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ दैट, करंट डेंसिटी। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चलिए तब ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों। थर्मल वेलोसिटी, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उसे टेम्परेचर मिलता है लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर का, और जिसके वजह से वो क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। और इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। कितनी होती है, लगभग ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। लेकिन जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, E/m, स्मॉल m, कैपिटल E और टाउ क्या होता था बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना स्टार्ट करता था, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता था, है ना। पहले ये ऐसे मूव करने वाला था थर्मल वेलोसिटी के कारण, लेकिन अब वो ऐसे ना मूव करके कैसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे जो एटम था पहले वो इससे टकराने वाला था, लेकिन अब इससे टकराएगा, राइट। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और टाइम, ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये आपका टाइम लगा है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि हमारे ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आपके क्या होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी का एवरेज हम लोग जब निकालें तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम लोग ने टाउ कैलकुलेट किया था, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया था। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ। सो बच्चों, ओम्स लॉ की डेफिनेशन अगर आप किसी को पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज द गिवन बाय ओम्स विच स्टेट्स दैट व्हेनेवर यू change the potential difference across the conductor, there is change in the current, right. Suppose there is a conductor of length L and cross section area A. क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब बच्चों ये, ठीक है। जैसे आपने इस चौक को काटोगे तो ये आपको इस तरीके से सर्कुलर दिखाई देगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा इसका, राइट। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसने क्या कर लिया, ए लेट कर लिया। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और वो कैसे अप्लाई करोगे, बाय अप्लाइंग बैटरी की वजह से ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। और सभी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सेम डायरेक्शन होती है। एक ही डायरेक्शन में सभी क्या करने लगते हैं, ड्रिफ्ट करने लगते हैं, राइट। जिसके वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। और करंट आपका किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल
difference across the conductor is directly proportional to conductor is directly proportional to the current flowing through it, the current flowing through it। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, ठीक है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए, मैथमेटिकल फॉर्म, तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे बच्चों तो जो करंट है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। आप V बढ़ाते जाओ तो करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलो I हम लोग जो है स्मॉल I से डिनोट करेंगे। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बच्चों तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, R। R का क्या नाम है यहाँ पे, तो R का क्या नाम है, रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? R इज़ द रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपका ग्राफ? अगर मान लो V हम लोग क्या ले लें, एक्स एक्सिस पे V ले लें और I जो ले लें हम लोग वाई एक्सिस पे ले लें, तो अगर इसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, R रेजिस्टेंस है और ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है फॉर गिवन मटेरियल। अगर आपको मटेरियल फिक्स कर दिया गया, फिक्स टेम्परेचर कर दिया गया, तो जो R होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो अगर V और I के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये लीनियर इक्वेशन है, ये देखिए, ये x हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू I क्या है आपका y पे है, तो x इज इक्वल्स टू CY हो जाएगा। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का आप जब ग्राफ बनाते हो तो कैसा बनता है आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है ओम्स लॉ। अब बच्चों R के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। तो R क्या होता है, R को अगर हम लोग यहाँ से डिफाइन करें कि व्हाट इज R, सो R इज द V अपॉन I। वैसे R को अगर आपको जनरल भाषा में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब कैसे मटेरियल, कंडक्टर कैसे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे बच्चों मान लो कि ये आपका कोई कंडक्टर है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं आपके, जो आपके एटम्स होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, राइट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो ये सारे पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है आपका, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। और ड्रिफ्ट होते होते अब सादा रास्ता तो है नहीं कि यहाँ से निकल जाएगा, बीच में क्या पड़ जाते हैं, पॉजिटिव आयंस पड़ जाते हैं, यानी कर्नेल्स पड़ जाते हैं, जिससे ये टकरा के अपना जो एक्सेलरेशन है वो लॉस्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, न कि ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फिर से ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन की यहाँ पे क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ टाइम के बाद जाके किससे टकरा जाते हैं, पॉजिटिव आयन से टकरा जाते हैं, जिससे उनका जो एक्सेलरेशन है फिर से ज़ीरो हो जाता है, फिर से उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनकी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, हमेशा जो होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमेशा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होती है। इसीलिए हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन की कोई भी बात नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ से प्रोवाइडेड होता है, जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो आपका जब टकराएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज नहीं फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं फॉर्म होगा, राइट। और करंट नहीं फॉर्म होगा तो इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट कभी मत बोलना बच्चों, भूल के भी, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसे वोल्ट बोलते हैं, but volt is the unit of potential difference, right, and potential difference is a physical quantity. The ratio of potential difference to the current is called resistance.
और बच्चों अगर मटेरियल फिक्स है तो उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। ये हम लोग आगे डेरिवेशन में भी देखेंगे क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि जब आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा बच्चों, करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 वोल्ट लगा दिया, वोल्टेज 5 वोल्ट लगा दिया तो आपका करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 5। अगर आपने वोल्टेज 10 कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आपने वोल्टेज 10 कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर है वो 5 ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज क्या होगा, आई कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। और यही तो ओम्स लॉ है कि आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, न कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो बच्चों अगर मान लो कि अब मैं पूछूं आपसे V बराबर आपको x है और I बराबर 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस जो है आपका 5 ओम है, तो बताइए वोल्टेज कितना उसने अप्लाई किया, इस x की वैल्यू क्या होगी। फिर से क्वेश्चन समझ लो कि अगर V बराबर x है, I बराबर 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो बताइए V की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए सारा चीज़, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, ओके। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग बात करते हैं कि होती क्या है। चलिए, तो आपको पता है कि R का फॉर्मूला क्या हो गया, V/I, राइट। तो यूनिट ऑफ R की बात करें, यूनिट ऑफ R की बात करें तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I। अब बताइए यूनिट ऑफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है, और एम्पियर करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो यानी वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम, क्योंकि इसे ओम ने डिराइव करवाया था, ओम के इक्वेशन में ये आया था। इसे फॉर गिविंग द ऑनर टू द ओम वी पुट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एज ओम एंड द सिंबल इज दिस। ये सिंबल आपका ग्रीक लेटर से लिया गया है, ठीक है। तो ओम का साइन ये होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मान लो अब हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा। क्वेश्चन में क्या दे देगा, ग्राफ। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया V और यहाँ पे दे दिया I, V और I का ग्राफ दे देगा, ठीक है। और दो मटेरियल के लिए अलग अलग ग्राफ है, A और B, ठीक है। तो बताइए कि रेजिस्टेंस जो होगा मटेरियल A और B के लिए, दोनों का रेजिस्टेंस अगर RA और RB है, इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RB है, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस ग्राफ से आपको बताना है। आप इसे कैसे बताओगे, ठीक है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कैसे बताएंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, V/I, तो किसी एक चीज़ को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो दोनों कंडक्टर्स के लिए। मैंने क्या कर दिया, मैंने V क्या कर दिया, मान लेते हैं V मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। चलिए V मैंने कांस्टेंट कर दिया, मैंने V मान लेते दोनों के लिए 5 वोल्ट ले लिया। तो इस 5 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस, इसमें करंट आएगा, यही करंट आएगा, ये करंट हो जाएगा IB, और इसी पे 5 वोल्ट पे करंट इसमें कितना आएगा, ये हो जाएगा IA। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा करंट ज़्यादा है, करंट IA इज़ ग्रेटर देन करंट IB, ठीक। फिर से मैंने क्या कर दिया, किसी एक चीज़ को कांस्टेंट कर दिया। मैंने वोल्ट को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट कर दिया तो उस पर मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली दोनों पे। तो इस पे IA आ गया, इस पे IB आ गया। तो दोनों में ज़्यादा कौन सा है, IA ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब अगर करंट ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कितना कम होगा, इसका ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा एज़ कम्पेयर टू B, राइट। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं करंट को कांस्टेंट करके करता तो कैसे करता, राइट। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। चलिए अब मैं इसी को करंट को फिक्स करके करता हूँ, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने करंट ले लिया 2 एम्पियर,
तो इस पे एक वोल्टेज आएगा, इसके मान लेते हैं वी ए, और सेम करंट पे ये भी वोल्टेज आएगा आपका वी बी। अब इसमें देखिए कौन ज़्यादा है, कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, वी ए ज़्यादा है कि वी बी, तो वी बी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और आपको पता है कि आर और वी में क्या रिलेशन होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, राइट। इसका मतलब ये है कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। देखो इससे भी सेम आंसर आया है और इससे भी सेम आंसर आया, तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को करने का अलग तरीका, तीसरा मेथड देख लेते हैं कैसे करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप मेथड। क्या होता है स्लोप मेथड? अब अगर आप स्लोप निकालोगे v और i का, ये v है और ये i है, अगर इसका आप स्लोप निकालोगे तो ये आपको रेजिस्टेंस देगा। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो, मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है कोई, ठीक है, इसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो यही तो स्लोप होता है, द tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन बाय द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, ये एंगल बन रहा है, तो अगर ये एंगल का tan थीटा आप ले लोगे तो यही क्या कहलाएगा, स्लोप। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लो, तो स्लोप देखो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये आपका और ये, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों डेल्टा आई, है ना, ये डेल्टा आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, राइट। तो m बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। अगर ग्राफ में v नीचे है और i ऊपर है तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। और इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका 1/m बराबर क्या आ जाएगा, 1/m बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब बताओ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या है, रेजिस्टेंस। यानी आपका रेजिस्टेंस और स्लोप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर v नीचे है तो, अगर यही v आपका इधर होता तब क्या होता, देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। फिर से देखो स्लोप मैंने कैसे निकाला, ये कोई आपकी ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो मैंने यहाँ से एंगल थीटा ले लिया। अगर आप इसी का tan निकाल लेते हो तो वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप अगर आप ग्राफ से निकालोगे तो ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे करंट कुछ होगा, यहाँ पे करंट कुछ होगा, तो डेल्टा आई अपॉन यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, डेल्टा वी, राइट। तो वही अगर इसको उल्टा कर दोगे तो 1/m बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ से क्या आ गया, r बराबर 1/m, ठीक है। अगर यही आपको उल्टा ग्राफ दिया होता, यानी यहाँ पे v होता और यहाँ पे i होता, तब कैसे करते हैं, तब भी वैसे ही करते हैं। तब अब बताओ, ये आपका एंगल थीटा होता तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता, ये वैल्यू कितनी हो जाती, ये क्या होता, डेल्टा आई। तो आंसर नो, अब क्या होता है डेल्टा वी, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, डेल्टा वी है, और यहाँ पे डेल्टा आई। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, वी अपॉन आई इज आर, राइट। तो ये आपका एम, तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप यानी थीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। कब, जब ऐसे ग्राफ बनेगा। इस केस में क्या होगा, ये दोनों स्लोप और आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में अगर एम ज़्यादा है यानी स्लोप थीटा एंगल थीटा जो है ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दोनों केस मैंने बता दिया आपको। तो दोनों केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे v है और यहाँ पे क्या है, i है। अगर नीचे i है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर दो ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये a और ये b है, और यहाँ पे हम लोग ने i बना दिया, यहाँ पे v बना दिया। अब आपका ये वाला अप्लाई होगा, यानी किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल ज़्यादा होगा इसीलिए उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एंगल से रिलेट कर रहे हैं। तो किसका एंगल ज़्यादा है, ए का एंगल ज़्यादा है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, राइट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को उसने पलट दिया, उसने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे आई कर दिया और यहाँ पे वी कर दिया और यहाँ पे दो ग्राफ दे दिया ए और बी, अब ये वाला रूल अप्लाई होगा, दिस वन। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। किसका एंगल ज़्यादा है, ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ए का एंगल ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, किससे, बी से। तो ये 3 मेथड मैंने बताए हैं आपको, एक्चुअली 4 हो गया, बट आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करिए, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे आपके 1 मार्क्स वाले में जो
20 क्वेश्चंस आते हैं आपके, राइट। जो पेपर पैटर्न है उसमें 20 में 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और 10 1 मार्क्स वाले होते हैं, तो उसमें ये आने की बहुत सारे चांसेस होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर के बारे में और स्टडी करते हैं हम लोग, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आर बराबर क्या हो जाता है। आर जो होता है आपका वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो आप देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप बढ़ाओगे, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप बढ़ाओगे, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है आपका, ये L1 है, ये L2 है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, तो किस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को। यानी लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब करंट कम होगा, करंट कम होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। करंट कम होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है? मतलब जब लेंथ बढ़ जाता है तो, राइट। यानी रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करेगा, राइट। अब एक आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे है और एक क्रॉस सेक्शन ऐसे है, लेंथ हम लोग ने क्या कर दिया? सेम रख दिया, ठीक है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, तो किसका एरिया ज़्यादा है? A2 का। अब बताओ, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो किसको निकलने में आसानी होगी? तो आप बोलोगे इसमें, तो इसमें निकलने में आसानी होगी, यानी एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा यानी करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। यानी एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। अब इन दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन A, राइट। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और उसका नाम क्या है? रो। क्या पढ़ते हैं इसे? RH O, रो ना, रोना नहीं है, रो है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, राइट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे, यानी मटेरियल के नेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका क्या मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल? इसका सिंपल सा मतलब है, अगर एक कॉपर का रॉड है और एक एल्युमिनियम का रॉड है, तो दोनों का क्या अलग होगा? रो अलग अलग होगा, ठीक है। अगर कॉपर की रॉड है, अगर 1 मीटर है और एक 100 मीटर है, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो दोनों की रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेम होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो रेजिस्टिविटी होती है ये सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की होती है, उसके बाद गोल्ड की, ठीक है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वो किसका होता है? सिल्वर का होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का। इसीलिए आप देखोगे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या फिर महंगे महंगे वॉचेस होती हैं, उसके अंदर जो सर्किट बना होता है वो सिल्वर की वायर से बना होता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता है बहुत फास्ट होता है, और फास्ट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ऐसे कंडक्टर की ज़रूरत है जो उसमें रेजिस्टेंस कम हो, राइट। तो रेजिस्टेंस कम किसका होता है? सिल्वर का होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर करिएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन ये पूछता भी है आपको, ठीक है। इसका हम लोग नॉर्मल डेरिवेशन कर लेते हैं। एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, जिसका लेंथ L है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर मान लो इसका लेंथ आपने डबल कर दिया, इसका लेंथ आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर लेंथ डबल कर दिया तो बताइए उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपने लेंथ क्या कर लिया, डबल कर लिया, यानी L डैश मान लेते हैं 2L हो गया। बताओ रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या, आपने उसी मटेरियल को खींच के बड़ा कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या। अगर पहले कॉपर था तो बाद में भी क्या रहेगा, वो कॉपर ही रहेगा। और मैंने बताया है कि अगर कॉपर का 1 मीटर का लो या फिर 100 मीटर का लो, बात एक ही है, क्योंकि वो कॉपर है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। लेकिन देखो अगर बच्चों कोई चीज़ आप खींचते हो, ठीक है, जैसे आप आटा ले लो और आटा का गोल सा एक सिलेंडर टाइप बना लो, अब उसको खींचोगे तो आप उसका देखते जाओगे एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेंथ तो बढ़ती जाएगी लेकिन एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो उसी टाइप का है आपका, बट ये क्या होता है, सॉलिड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। अब इसमें आपका क्या चीज़ सेम रहता है, तो क्या चीज़ सेम रहेगा बच्चों, वॉल्यूम सेम रहता है ना। आप जितना आटा लियो, अगर 2 मान लेते हैं, आधा 100 ग्राम आटे का आपने लोई बना लिया, ठीक है, लंबा सा सिलेंड्रिकल बना लिया। अब उसको खींचते जाओगे तो 100 ग्राम ही आटा रहेगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है, उसके अंदर जो एटम्स है वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसको लोटे में डाल दो, तो शेप तो चेंज हो गया बट उसका सेम क्या था, वॉल्यूम, राइट बच्चों। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले रेजिस्टेंस हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A, ये तो फॉर्मूला होता ही है आपका। इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A डैश, क्योंकि इसका एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A डैश और एरिया में इसके रिलेशन निकाल लेते हैं। तो क्या नहीं चेंज होगा बच्चों, तो नहीं चेंज होगा तो डेंसिटी, अरे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश, एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है। अब A इंटू L बराबर A डैश आपको निकालना है, L डैश कितना बोला है उसने, 2L बोला है, डबल कर दिया है। तो A डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, AL/2L, यानी एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैंने इसको 3 टाइम्स किया होता तो यहाँ पे मैं 3 लिखता तो एरिया क्या हो जाता बच्चों, 3 टाइम्स कम हो जाता। अगर 4 टाइम्स करता तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाता, ठीक है। तो ये आप जनरल थंब रूल याद रख लो कि आप अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ा रहे हो तो एरिया कितने टाइम्स कम हो जाएगा, n टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में इसका हम लोग रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो क्या हो जाएगा, रो डैश L डैश अपॉन A डैश। रो डैश तो रो के बराबर ही होगा, L डैश उसने कितना बोला है, 2L बोला है, और A डैश कितना हो गया आपका, आपने निकाल लिया कितना, A/2। तो ये ऊपर चला जाएगा, रो इंटू 2 का स्क्वायर L/A। अब रो L/A, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, रो L/A यही है, और रो L/A क्या है आपका, R है। तो R डैश बराबर क्या आ गया, R डैश बराबर क्या आ गया, 4 टाइम्स R। इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो इससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ आप 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, तो अगर इसका लेंथ आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स यानी 20 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए 3 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू R। और n क्या है आपका, n वो कि हाउ मच टाइम यू हैव इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर हाफ कर दोगे, अगर लेंथ हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करते हैं, if the 2 conductors if the length of the conductor
इज इंक्रीज्ड बाई 5 times, then calculate final resistance। ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए इसको। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। यहाँ पे कितने टाइम्स एन क्या होता है, कितने टाइम्स आप लोगों ने उसकी लेंथ बढ़ा दी है, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 आर हो जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस बाद में हो जाएगा वो 25 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आपके एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, उसके पहले माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। तो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों डेंसिटी, है ना। तो करंट पर यूनिट एरिया, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया is known as current density। ठीक है, तो इससे डिनोट किससे करते हैं बच्चों, तो इससे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल जे से। ठीक है, तो स्मॉल जे बराबर क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जे की बात करें तो क्या हो जाएगा, करंट का होता है एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर एरिया पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आंसर है ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसे आप याद रख लो। अब ये कैसे होता है इसे हम लोग डेरिवेशन करके एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकल बेसिस पे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है।